वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज का मैं वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो या तो 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगले वर्ष देंगे, या सामान्य रूप से ऐसे जो भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो किसी भी कंपटीशन को एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप जो भी परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छे बेस्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं, और मॉडल जो आंसर की कैसी होती है, कॉपी कैसी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और परीक्षा के समय में, परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले और एग्जाम हॉल के दौरान जब आप परीक्षा दे रहे हो, किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी एक बार आप अवश्य सुन लें ताकि आपका काफ़ी हद तक अच्छा फायदा होगा। दूसरा कारण ये है कि इस बार 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए बोर्ड एग्जाम का पहला अनुभव है। कोरोना के कारण पिछले साल जो अभी 12वीं में है वो 10वीं में थे, उस समय उनकी परीक्षा नहीं हुई थी, और उसी तरह से जो 10वीं में इस बार परीक्षा देंगे बोर्ड की, उनके भी 8वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ था, तो उनके लिए पहला अनुभव है। क्या क्या चीज़ें इनको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आइए टाइम टेबल पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 10वीं की जो परीक्षा है वो 16 मार्च से शुरू होगी। पहला पेपर अंग्रेजी का होगा, और उसके बाद में मंगलवार 21 मार्च को हिंदी का पेपर होगा, 25 मार्च को शनिवार को सामाजिक का, 29 मार्च बुधवार को विज्ञान का, और सोमवार 3 अप्रैल को गणित का, और उसके बाद में शनिवार 8 अप्रैल को तृतीय भाषा संस्कृत उर्दू पंजाबी जो भी है उनका होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंगलवार 11 तारीख को अन्य कोई जो छोटे छोटे विषय है जो किसी ने लिए हुए तो उनकी परीक्षा होगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो इस परीक्षा के दौरान भी 10वीं वालों के लिए पर्याप्त समय है। आपका एक पेपर के बीच में कम से कम 1-2 दिन का अंतराल, फिर रविवार, फिर अंतराल, तो 4 या 5 दिन का अंतराल, या 3-4 दिन का अंतराल हर पेपर में है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप पेपर देते ही अगले उसी दिन से अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएं, और एक पेपर के लिए आपको कम से कम 3 या 4 दिन का समय मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा का जो समय है वो आपके 8:30 प्रातः से 11:45 तक रहेगा, तो पर्याप्त समय है। 8:30 से 9:30, 10:30 और 11:30, 3 घंटे और 15 मिनट, 3.25 घंटे का जो समय है, काफ़ी समय है। आपको किस तरीके से अपनी रणनीति बढ़ानी है, कैसे एग्जाम देना, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 12वीं या उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो परीक्षा है उनके बारे में अगर बात करें, तो वैसे तो 12वीं की परीक्षाओं के आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन जो सामान्य जो विषय जो कम काम में आते हैं या कम लोग स्टूडेंट के हैं, उन विषयों की परीक्षा हुई है। जैसे गुरुवार 9 मार्च से परीक्षा शुरू हुई थी, जिसमें मनोविज्ञान के, और उसके अलावा लोक प्रशासन के, और शनिवार को पर्यावरण विज्ञान के, ये 3 पेपर हो चुके हैं। रविवार था, उसके बाद सोमवार को शारीरिक शिक्षा का, और मंगलवार को कंठ या नृत्य संगीत वगैरह ये म्यूजिक से संबंधित है वो हुए। बुधवार को 15 तारीख को समाजशास्त्र का होगा पेपर। इसके बाद में संस्कृत साहित्य का 17 तारीख को, उसके 18-19 को अंतराल है। 20 को भूगोल का पेपर होगा, लेखा शास्त्र भौतिक यानी फिजिक्स का होगा। इसके अलावा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पेपर ज़्यादातर जो स्टूडेंट के या लगभग सबके है, अनिवार्य विषय हिंदी, उसका पेपर है बुधवार 22 मार्च को होगा। उसी तरह से अनिवार्य अंग्रेजी का होगा, और अनिवार्य हिंदी का होगा 24 मार्च शुक्रवार को। इनमें एक दिन का गैप है, चेटी दिन का अवकाश है। उसके बाद में 2 दिन के अवकाश के बाद में 24 से को पेपर होगा, उसके बाद 25-26 को छुट्टी है। 27 मार्च सोमवार को इतिहास का पेपर होगा। इसके अलावा साइंस वालों के कृषि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, व्यवसाय अध्ययन का पेपर, और इसी तरह से 28 को अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होगा। इस तरह से बुध गुरु यानी 30-29 को अंतराल है, रामनवमी का अवकाश। उसके बाद गणित का होगा, और उसके बाद में जैसे अंग्रेजी का, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान का ये पेपर होगा, और जैसे फिलोसॉफी का, सामान्य विज्ञान का ये 5 तारीख बुधवार को। राजनीति विज्ञान का जो महत्वपूर्ण पेपर है वो 6 अप्रैल को गुरुवार को होगा, और उसके बाद में हिंदी साहित्य का पेपर 10 अप्रैल को होगा, सोमवार को। और दूसरे जो भी अन्य विषय है उनके भी पेपर है वो 12 तारीख तक होंगे, 12 अप्रैल तक। तो ये तो महत्वपूर्ण हो गया कि किस तरीके से या कब तक आपके पेपर है वो होंगे। तो 10वीं वालों के काफ़ी गैप है, 12वीं में भी कुछ पेपरों में अच्छा गैप है, और टाइम है दोनों का सुबह प्रातः 8:30 से लेकर के 11:45 तक रहेगा। तो ये तो हो गई टाइम टेबल की बात। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा था कि किस तरीके से आपको परीक्षा में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और उसके बाद में मॉडल कॉपियाँ कैसी होती है। अगर आप किसी जो टॉपर की कॉपी आप देखेंगे तो किस तरह की कॉपी वो किस तरीके से लिखते हैं, वो भी मैं आपको लाइव ओरिजिनल कॉपी आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं और कैसे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले तो परीक्षा से पूर्व क्या ध्यान रखना है। जैसे कुछ लोगों की परीक्षा शुरू हो चुकी है, 12वीं वालों की, हालांकि जो मेंस जो ज़्यादातर पेपर है उनकी परीक्षा भी शुरू होनी है, 10वीं की पूरी परीक्षा भी शुरू होनी है। तो सबसे पहले तो आप परीक्षा से पूर्व के दिन में
पर्याप्त मात्रा में नींद लें। कई लोग क्या करते हैं कि पूरी रात जागते रहते हैं और सोचते हैं कि परीक्षा के दिन या परीक्षा के बाद में एक गैप है, परीक्षा के बाद में 3-4 दिन का गैप है, तो आराम से नींद दूसरे दिन पूरे दिन नींद ले लेंगे, इसलिए पूरी रात पढ़ लेते हैं। लेकिन ये तरीका आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि पूरी रात अगर आप नींद लेंगे तो सुबह आप परीक्षा के टाइम में आपको आलस आएगा, आप परीक्षा में आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और अच्छी तरह से आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा की शाम को आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, इसमें आपको आलस नहीं करना है। और जो भी टॉपिक आप रिवीजन करें, कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो रिवीजन वो करें जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल नया टॉपिक हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया हुआ है आज तक, और उसको अगर लेकर आप उस रात को बैठेंगे तो आपका माइंड है वो टेंशन में आ जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो कोशिश करें कि जो पेपर आपने या जो भी टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन करें। दूसरा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण रखना है कि आप परीक्षा से एक दिन पहले ही, जैसे मान लो 16 तारीख को परीक्षा है तो 15 की शाम को ही आप अब जो भी ड्रेस पहन के जाएं, विद्यालय ड्रेस या जो भी ड्रेस पहन के जाए, उसमें अपना प्रवेश पत्र, अपना आईडी प्रूफ अगर कोई लेके जाना है वो, और पेन पेंसिल रबड़ जो भी आपको सामग्री लेके जानी है वो अपने जेब में रख करके निश्चिंत हो जाए। क्योंकि सुबह जल्दी कई बार टाइम जैसे 8:30 का टाइम है तो 1 घंटा या पौना घंटा पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। सेंटर आपसे अगर थोड़ा सा दूर है तो आपको जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में अगर आपने कपड़े पहन लिए और प्रवेश पत्र या किसी और बुक में आपने रात को पढ़ते पढ़ते किसी बुक में डाल दिया, किसी कॉपी में डाल दिया, और सुबह आपको जल्दबाजी में प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे, और जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आप जब लेट हो जाएंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप पूरी तरह से परीक्षा नहीं दे पाएंगे अच्छी तरह से। तो कोशिश करें कि जो प्रवेश पत्र वगैरह है वो आप रात को ही अपने जो भी सुबह जो भी ड्रेस पहने या जो भी आपके पास कोई छोटा मोटा बैग या वैसा कुछ हो जिसमें आप लेके जाएं उसमें रखें, या आप जिस जगह आपको तुरंत मिल जाए संभाल करके वहाँ रख लें। पेन पेंसिल वगैरह ये सारे रखें। परीक्षा से पूर्व अगर तैयारी करना चाहें तो तैयारी के संदर्भ में आप कोशिश करें, अगर आपके पास में 2-4 दिन का गैप है और आपके अच्छे स्टूडेंट दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स जो आपको परीक्षा से संबंधित बात करें, अन्य बातों में नहीं भटकाए, तो उनके साथ में आप ग्रुप डिस्कशन करें। कोई भी टॉपिक ले लें, चाहे आप 10वीं में हो या 12वीं में हो, किसी भी एक टॉपिक पे ले लें और उसको पूछें कि मैंने ये पढ़ा है, उसमें से मुझे प्रश्न पूछो। किताब से पूछ सकता है या और कोई पाठ्य पुस्तक वगैरह जो भी रेफरेंस बुक है उससे पूछ सकता है, और एक दूसरे को पूछें और उसका डिस्कशन करें, क्योंकि डिस्कस की हुई चीज़ है वो आपके सही मेमोरी में जाएगी, वो आपको याद रहेगी। एक चीज़ को आप अगर 3 बार पढ़ेंगे तो भी याद नहीं होगी, लेकिन उसी चीज़ को आप 2 जने मिल करके डिस्कस कर लेंगे तो आप आराम से परीक्षा में उसको लिख कर आ सकते हैं। तो ये मुख्य विशेष ध्यान रखें। टाइम का विशेष ध्यान रखें। 8:30 का मतलब है कि आपको 8 बजे से पहले पहले परीक्षा हॉल में बैठा दिया जाएगा आधा घंटा, तो वो आप ध्यान रखें कि आप सुबह जल्दी से तैयार होकर के परीक्षा पे पहुंच जाए। आप 15-20 मिनट जल्दी जाएं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन लेट जाने में कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ा है कि आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ लेट होते ही आपको पुलिस वाले गेट पे मिलेंगे, आप घबरा जाएंगे, वहाँ के जो सर है वो डांटेंगे या और भी कोई समस्या होगी, तो आपका है वो पूरा जो तैयारी की हुई है उसका जो पूरा आपका जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है और आपको नुकसान हो सकता है। अगली बात है कि परीक्षा के दिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो परीक्षा के दिन सबसे पहले तो आप पर्याप्त जल्दी समय पर उठ जाए, क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो आपका सारा शेड्यूल लेट हो जाएगा, आप सारा लेट हो जाएंगे। तो समय पे उठें, नहीं उठ सकते हैं अलार्म सेट कर लें, अपने घर वालों को कह दें कि मुझे इस समय पे जगह देना, ताकि आप नियत समय पे तैयार होकर के सेंटर पे पहुंच जाएं। दूसरा, अगर आप नाश्ता करें, हालांकि 8:30 का टाइम है, अगर आप हल्का फुल्का नाश्ता कर लें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हल्का फुल्का नाश्ता करें तो भी बिल्कुल हल्का सा नाश्ता करें, और कोशिश करें कि जैसे दही या ऐसा कुछ भारी नाश्ता नहीं करें कि जहाँ आपको परीक्षा हॉल में जाते ही आपको नींद आ जाए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। दही या खट्टी चीज़ें वगैरह जिनसे आलस वगैरह आता है वो चीज़ें आप उस दिन कम से कम परहेज करें। परीक्षा से पहले हल्का सा नाश्ता लें, या कोई फ्रूट अगर आपके पास है तो फ्रूट खा लें, या बिस्किट चाय वगैरह जो भी है आप लें, लेकिन हैवी नाश्ता नहीं करें। और पेन पेंसिल वगैरह अपने जेब में एक बार चेक कर लें कि प्रवेश पत्र है, पेन पेंसिल जो भी आपके ले जानी थी वो आपके जेब में है। परीक्षा केंद्र अगर आपके दूर है तो आप जल्दी से पहुँचें, किसी का इंतज़ार नहीं करें, और पहले से ही आप जो भी अपना व्हीकल है, गाड़ी है, या जो भी अगर दूर आप जा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था है वो 2 दिन पहले से कर लें, और उसको पहले से पाबंद कर दें कि आपको इतने बजे तक पहुंचाना है और मुझे सेंटर पर पहुंचाना है। अगर ये हो गया, उसके बाद में आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, जहाँ परीक्षा केंद्र पे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप वहाँ देखें कि वहाँ जो भी दीवार पे या कोई बोर्ड पे आपके सीटिंग प्लान लगा होगा, किस किस रोल नंबर के स्टूडेंट की सीटिंग किस किस रूम में, हॉल में, गैलरी में, जहाँ भी है, तो आप अपना रोल नंबर अच्छी तरह से प्रवेश पत्र पे देख करके वहाँ की सीटिंग व्यवस्था देख लें कि आपका रोल नंबर है वो कमरा नंबर 1 में है, 2 में है, 10 में है, किस में है।
नहीं तो क्या होता है कि जल्दबाजी में सीधे अंदर घुस जाते हैं और वहाँ कमरे में, किसी भी कमरे में जाएंगे और वहाँ पूछेंगे तो सामने वाले कहेंगे आपका यहाँ रोल नंबर है नहीं, और आप भटकते रहोगे, आपका टाइम हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे। तो हर परीक्षा में बाहर रोल नंबर की जो पूरी सीटिंग प्लान है वो चिपकाया हुआ होता है, चाहे तो बोर्ड पे होगा, दीवार पे होगा, नोटिस बोर्ड पे होगा। उसमें आप देख लेंगे आपका रोल नंबर की जो सीटिंग है, सीरीज है, जैसे मान लो 101 से लेकर से 150 तक की सीटिंग रूम नंबर 1 में है, तो आप देख लेंगे आपका रोल नंबर अगर 45 है तो 101 से 150 के बीच में है, 145 है तो आप 1 नंबर में बैठें, उसके अगले वाले कमरे में। तो इस तरीके से आप एक कन्फर्म हो जाएं कि आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस कमरे में है, ये विशेष रूप से देख लें। दूसरा, सही कमरे या हॉल में बैठें। तो अगर आप सही तरीके से अपना सीटिंग देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ कोई भी सर है या अपने जो भी साथी है उनको भी एक बार पूछ लें और कंफर्म हो जाएं, दूसरे कमरे में नहीं बैठें। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में रोल नंबर जैसे लाखों में होंगे, बड़ी संख्या में होंगे, तो जैसे जिसके लास्ट के डिजिट है, हो सकता है वो कि वो सीरीज दूसरी सीरीज में भी हो, जैसे 9153 भी हो सकता है और 8153 भी हो सकता है। तो आप जैसे एक ही स्कूल में दोनों रोल नंबर होंगे और लास्ट में आपने 953 देख लिया, लेकिन उसके पहले 8 था या 9 था ये आपने नहीं देखा, तो आप बिल्कुल गलत जगह बैठ जाएंगे। तो रोल नंबर पूरी सीरीज आप देख करके कंफर्म कर करके जाएं रूम नंबर में, और जहाँ टेबल पे, जहाँ भी आप टेबल कुर्सी पे बैठें वहाँ रोल नंबर आपके लिखे होंगे, तो आप वहाँ भी टैली कर लें। कमरे के बाहर भी लगभग जो भी गेट होता है उसके ऊपर रोल नंबर चिपकाया हुआ होता है, तो वहाँ भी आप देख लें कि आपके रोल नंबर इस रूम में है, और टेबल पे आपके जो रोल नंबर पूरी सीरीज लिखी हुई है तो वो आप कंफर्म कर लें कि आपके सीरीज है वो वही है या नहीं है। अगला, जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको कॉपी देंगे, कॉपी पे निर्देश दिए होते हैं, उसके बाद में जब पेपर दिया होता है उस पर भी निर्देश दिए होते हैं। तो पहले तो आप जब भी आपके पास में 5-10 मिनट का समय एडवांस होगा, क्योंकि आपको 5-10 मिनट पहले ही बैठाएंगे, तो आप कॉपी के निर्देश पढ़ लें, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। खास करके जैसे ये तो बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह के संबंध में पेपर पे निर्देश वगैरह लिखे हुए होते हैं, OMR शीट वगैरह घोड़ा पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बोर्ड की कॉपी में तो निर्देश जो भी दिए हुए हैं कि जैसे 10वीं के लिए हो सकता है कि कॉलम 1 से 10 तक जो छोटे सवाल है उनके लिए बॉक्स बने हुए हैं, उसी में आपको उत्तर लिखना हो, या और कोई भी निर्देश है तो वो निर्देश आप आराम से एक बार पढ़ लें। और जहाँ रोल नंबर है, परीक्षा केंद्र का नाम है, या परीक्षा सेंटर संख्या, या अन्य कोई जानकारी आपको परीक्षा का डे और डेट, दिन और दिनांक अगर आपको पढ़नी है और आपको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ आप कांट छांट भी जरूर नहीं करें। वहाँ पे जो भी ड्यूटी वाले सर या मैडम हैं उनसे एक बार पूछ लें कि मैडम यहाँ या सर यहाँ क्या आएगा। उसमें झिझकने बात नहीं, क्योंकि ये पेपर से पहले का काम है, उसमें आपको कोई मना नहीं है। पेपर शुरू होने के बाद में आपको कोई उत्तर पूछना है वो गलत है, लेकिन आपको अगर एंट्री करने में कॉपी में कोई समस्या आ रही है तो वो आप ध्यान रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि रोल नंबर लिखने में गलती नहीं करें, और ख़ास करके शब्दों में रोल नंबर। आप 10वीं या 12वीं में हैं, 12वीं हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे हैं, और आप रोल नंबर लिख रहे हैं और आप रोल नंबर अंकों में ठीक लिख रहे हैं लेकिन शब्दों में आप गलत लिख रहे हैं, उसका पहला इंप्रेशन आपके जो भी जांचने वाला है उसके दिमाग में पड़ेगा कि ये बच्चा या बच्ची ये 12वीं में आ गया लेकिन इसको ढंग से रोल नंबर नहीं आ रहे लिखने, शब्दों में रोल नंबर नहीं लिखने आ रहे हैं, तो ये आगे क्या लिखेगा। एक साइकोलॉजिकल दिमाग में बैठ जाती है, और वो फिर उसके लिए आपके आगे के जो नंबर जहाँ भी होंगे उसमें उसका थोड़ा सा माइंड है वो चेंज हो जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाती है कि इसको रोल नंबर तक ढंग से लिखने नहीं आते। तो कोशिश करें कि रोल नंबर आप बिल्कुल सही तरीके से 2-4 दिन पहले ही, जब भी आपको प्रवेश पत्र, वैसे आप लगभग सभी स्कूलों में प्रवेश पत्र दे दिए होंगे, तो प्रवेश पत्र से रोल नंबर आपको अंकों और शब्दों में अच्छी तरह से अपने सर से, मैडम से, किसी से भी, या अपने बड़े भाई बहन जो भी है उनसे एक बार चेक करवा लें। आप लिख करके देख लें कि ये रोल नंबर सही है या नहीं शब्दों में, वो ध्यान रखें, क्योंकि इसका फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इसका इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसका प्रभाव जांचने वाले पे पड़ता है। तो रोल नंबर जो अंक शब्द हैं वो आप सही लिखें। पेपर को एक बार अच्छी तरह से रीडिंग करें, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है और जिसमें 15 मिनट है वो पेपर पढ़ने के लिए होता है। तो पेपर आप जब भी पेपर आपको दें, आप पेपर पढ़ें, और ऐसा नहीं है कि पेपर पढ़ते ही आप घबरा जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 सवाल स्टार्टिंग के पढ़ते हैं, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाता है कि मुझे तो इस पेपर में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ढंग की तैयारी की हुई है, साल भर आपने मेहनत की हुई है, तो आपको अनिवार्य रूप से आज आएंगे ही आएंगे। हो सकता है शुरू के 1-2 सवाल नहीं आए, तो आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे पूरे पेपर को एक बार थोरो रीडिंग कर लें, देख लें, और जो सवाल अच्छी तरह से आ रहा है उसको सबसे पहले करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं हो कि आपके पहले नंबर का सवाल आपको नहीं आ रहा है और फिर भी आप पहला नंबर का सवाल करें और वो गलत करें, तो आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है, तो वो आपके इंप्रेशन है, एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा कि इसने पहला ही सवाल गलत किया है, तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो वो आप कोशिश करें कि जो सवाल अच्छी तरह से आ रहा है वो आप पहले करें। प्रश्न का जो भी नंबर है, क्रमांक है, वो आप जरूर लिखें।
पूरा प्रश्न भले ही मत लिखिए, लेकिन प्रश्न की एक शुरुआत की आधी लाइन लिख लें, डैश डैश करके, फिर उसका उत्तर लिख दें, और प्रश्न संख्या आप सही लिखें ताकि जांचने वाले को समस्या नहीं हो। और घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि शुरुआत में जब एग्जाम देने बैठते हैं तो लगता है कि मुझे तो इस पेपर में ऐसे अधिकांश सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे लिखने बैठते हैं, माइंड का जो फ्लो है वो सेट हो जाता है। उसके बाद में आप जो जैसे ही रिकॉल करते हैं, आपका दिमाग है वो अपने आप जो भी क्लास में आपने पढ़ा था, सर ने मैडम ने पढ़ाया था, वो आपके दिमाग में आता जाता है। आपने खुद पढ़ा था या किसी साथी के साथ डिस्कस किया था, वो धीरे धीरे आपके अपने आप समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा। और आप जब पेपर पूरा करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे तो पूरा पेपर मुझे आ रहा था और मैंने पूरे सवाल किए हैं, जबकि शुरुआत में आपको लगता है कि मुझे तो इसमें से अधिकांश नहीं आते। तो ये सबके साथ होता है, घबराने की बात नहीं है। ये बड़े बड़े जो कंपटीशन होते हैं, जैसे RSIS का कंपटीशन भी होता है, तो उसमें भी ये समस्या होती है। शुरुआत में जब पेपर देखते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही कैंडिडेट पूरे के पूरे सवाल करके आता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है। तो आप भी घबराएं नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बिना विचलित हुए जो भी सवाल सही आ रहा है उसको पहले से करें। और समय का विशेष ध्यान रखें। आपको जैसे 3 घंटे 15 मिनट का समय है, तो आप यथाशीघ्र पेपर को पढ़ करके अपना उत्तर लिखना शुरू करें, किसी का इंतज़ार नहीं करें। और जो भी, अगर आपके कमरे में घड़ी लगी हुई है तो अच्छी बात है, आपको अलाउ की हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी सर है उनको टाइम पूछ सकते हैं। वैसे समय समय पे घंटी लगती है तो आपको चेतावनी देते थे कि भाई घंटा बाकी है, आधा घंटा शेष है, 5 मिनट शेष है, जो भी घंटी लगेगी तो वो भी आप ध्यान रखें, ताकि आपका जो समय है, और कोशिश करें कि फटाफट लिखें ताकि आपको लास्ट में रिवीजन का टाइम मिले। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि आप अपने साथ में कम से कम 2-3 पेन लेके जाए, और एक ब्लैक पेन है वो भी आप लेके जाएँ, कोई रोक टोक नहीं है। और ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट चीज़, आप अगर चाहते हैं कि कुछ ऐसा लिखा है तो आपको लगता है कि मैंने ही लिखा है, दूसरे स्टूडेंट ने नहीं लिखा है, और वो परीक्षा की दृष्टि से अगर अच्छा है, तो आप कोशिश करें कि वो उसको हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करें, ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए और वो अच्छे से अच्छे नंबर दे। मेन जो कॉपियाँ, जो टॉपर्स की कॉपी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें किस तरीके से इसका प्रयोग किया हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ में जैसे परीक्षा में कोशिश करें कि आप चित्र बनाएं जहाँ संभव हो, जैसे विज्ञान है, भूगोल है, कुछ ऐसे विषय है जहाँ चित्र उपयोगी है या बनाना है तो वहाँ चित्र अवश्य बनाएं, उसका नामांकन जरूर करें। जो भी चित्र बनाएं, जैसे आपके कोशिका का आ गया कि मानव कोशिका या मतलब पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाइए, गोल्जी का बनाइए, जो भी आपको अगर कोई आ रहा है तो आप उसका नामांकन जरूर करें। उसके जो भी अंग है तो वो आप जरूर लिखें, पेंसिल से चित्र बनाएं। और नक्शा अगर आपके पास है तो नक्शा चित्र से भरें, टेबल या सारणी बनाकर उत्तर लिखें। मान लो कहीं कोई अंतर लिखा हुआ है, जैसे मानव, जैसे मतलब कोशिका के सवाल है कि जंतु कोशिका और जो भी पादप कोशिका है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो कोशिश करें कि आप टेबल के रूप में उसका उत्तर लिखें, तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। कंपटीशन जो दूसरे होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग की समस्या होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पहले कोशिश करें कि आप जो भी सही प्रश्न आ रहे हैं वो सबसे पहले कर लें। उसके बाद में आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि इसके संबंध में कुछ मुझे थोड़ी जानकारी है, तो आप वही उत्तर लिखें, लेकिन लिखें जरूर, प्रश्न छोड़े नहीं। और अंत में आपको कुछ नहीं आता तो भी उससे संबंधित अगर थोड़ी भी जानकारी है और आपके पास समय है तो आप उसको भी लिखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये काम है आप सबसे लास्ट में करें। जो सवाल अच्छी तरह से आ रहे हैं उनको सबसे पहले करें, और पर्याप्त समय, इसलिए आप अंत में कॉपी को एक बार फटाफट में चेक जरूर कर लेंगे आपने लिखा हुआ है। कई बार आप जल्दबाजी में जो एक अक्षर का भी अगर गलती कर लेते हैं तो उसकी सारी जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वो आप ध्यान रखें कि कहीं आपने ऐसी गलती तो नहीं की। जैसे मान लो जैसे पूछा कि कुतुब मीनार कहाँ है और आपने लिख दिया कुतुब मीनार दिल्ली में है, और उसमें अगर आपने है की जगह नहीं है लिख दिया गलती से जल्दबाजी में, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो वहाँ आप एक बार चेक कर लें। तो ये तो था महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि किस तरीके से आपको परीक्षा में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एग्जाम हॉल में आपको क्या ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आप काट छाट नहीं करें, जो भी आप उत्तर लिखें, अगर मान लो कोई गलत हो जाए तो उसके ऊपर एक सिंपल सी लाइन खींच लें, उसको बार बार पूरी तरह से घोड़ा करके, और ज़्यादा लाइनें इसमें मत खींचें ताकि उसका पूरा कॉपी का रूप गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, कई बार कॉपी बीच में पेन चेंज करते हैं और पेन चेंज करने के बाद में स्याही में काफ़ी अंतर आता है, तो वहाँ जो मोहर भी लगती है स्याही चेंज की, तो वो भी आप वहाँ लगवा लें, वहाँ आपको कह भी देंगे, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल आंसर की है बुक्स है, आंसर बुक्स आपको कैसी है होती है और इसका किस तरीके से आपको देखनी है। या तो आप जैसे यहाँ बोर्ड की साइड पे जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइड पे, तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ मॉडल या बेस्ट आंसर कीज है, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप किसी भी साल की आंसर कीज आप देख सकते हैं। जैसे मैं 2022 की आंसर कीज देखने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ जैसे सेकेंडरी की अलग से मिल जाएगी, प्रवेशिका की मिल जाएगी, सीनियर सेकेंडरी की मिल जाएगी, वरिष्ठ अध्यापक की मिल जाएगी। तो अब जैसे मैं सेकेंडरी की इसकी एक कॉपी मैं आपको
ये 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की एक कॉपी आपको एक तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और दूसरी आपको 10वीं की एक कॉपी विज्ञान की बताऊँगा। तो जैसे ये जो कॉपी है, इस तरह की आपकी मेंस की कॉपी आएगी, जिसमें यहाँ आपके जो कुछ डिटेल्स होगी, यहाँ आपके परीक्षा का दिन, दिनांक और परीक्षा विषय वगैरह ये आपको ध्यान से लिखना है। यहाँ मार्किंग है, वो जो भी एग्जामिनर होंगे वो देंगे। अब आपको यहाँ से जैसे कॉपी शुरू करेंगे तो यहाँ निर्देश दिए हुए हैं, तो ये निर्देश आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, मैंने पहले ही कह दिया। हालांकि लगभग निर्देश सेम है, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए क्योंकि कॉपी 2022 की है, तो इसमें कुछ चेंज होता है तो अलग बात है। और भी इसमें कुछ निर्देश लिखे हुए वो एक बार अच्छी तरह से आप देख लें कि निर्धारित स्थान पर नामांक यानी रोल नंबर लिखने हैं अंकों शब्दों में, और जहाँ लिखने के पश्चात प्रश्न समाप्त होता है, अंत में समाप्त करके लिखें। लास्ट में जहाँ भी कॉपी पूरी हो वहाँ समाप्त जरूर लिखें। और कॉपी पे अपने भी कोई भी जो पहचान की मोबाइल नंबर वगैरह है ये कोई चीज़ मत लिखें। और उत्तर है वो आप जैसे इसमें लिखा है उत्तर को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप कम करने का अधिकार है। तो प्रश्न क्रमांक यानी जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं वो करें। और दूसरा, जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग एक उत्तर पुस्तिका के एक भाग में ही करें। जैसे पहले प्रश्न के 4 भाग है तो कोशिश करें कि पहले प्रश्न के चारों भाग एक ही जगह करें। दूसरा प्रश्न, ये हो सकता है कि आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको दूसरा प्रश्न आ रहा है तो दूसरा करें, लेकिन अगर दूसरे प्रश्न के 3-4 भाग है अवसद में है तो उनको आप एक साथ करने का प्रयास करें। और अगर मान लो भाषा संबंधी कोई त्रुटि है तो इंग्लिश में जो भी दिया होगा या हिंदी में जो भी दिया होगा, तो जैसे इसमें लिखा हुआ किसी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा में जो प्रश्न है उसको वैलिड माना जाएगा। तो कंपटीशन में इंग्लिश को माना जाता है, तो ये तो हो गया। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें 12वीं क्लास की, तो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल शुरुआत में आएंगे, तो यहाँ आपको एक तो ऑप्शन जैसे पहला है इसमें ऑप्शन अवध शब्द में से कौन सा सही है वो लिख लेना है। और कई बार जैसे ऑप्शन में साल भी दिया हुआ है, नाम भी दिया, तो ये भी आप जरूर लिखें। कई लोग सीधे सर लिख देते हैं तो उसमें थोड़ा सा स, मान लो लिखते लिखते आपके स और ब में जैसे कांट छांट हो गई या कुछ हो गया, तो एग्जामिनर को स का ब दिख रहा है या सही स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आपने उत्तर जो लिखा हुआ है वो अगर सही हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ इसका अपशब्द ही लिखा और उत्तर नहीं लिखा, जो उत्तर का जो पॉइंट है, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ सेकंड का बात है। अब जैसे आपने स लिख दिया तो उसमें आगे 1949 लिख दिया, या ब के आगे रूस लिख दिया, तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इससे ये होगा कि आपके इसमें अगर ब लिखा हुआ है, इसमें ब या स में कई बार गलती से या लिखने में कोई फर्क रह जाता है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने उत्तर ये लिखा है और आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन आप रूस नहीं लिखते हैं और ब और स में अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो एग्जामिनर हो सकता है उस नंबर को अंक को काट दे। तो ये ध्यान रखें, कोशिश करें कि ये जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो पूछा है तो आपने द लिखा, लेकिन उसके बजाय द के साथ साथ में अगर 24 अक्टूबर 1945 भी लिख दे तो ज़्यादा प्रभावी उत्तर हो जाएगा। जैसे ये अमेरिका का जो हमला था 9/11 वाला, तो ये तारीख है जिसमें ब्राज़ील है या जो भी है, ये जैसे प्रथम जो भी चुनाव आयुक्त थे, ये वर्गीस कुरियन या इंदिरा गांधी जो गरीबी बचाओ आंदोलन का या गरीबी हटाओ आंदोलन के बारे में थे, या जो भी है। और रिक्त स्थान में कोशिश करें कि रिक्त स्थान पूरी लिख दें तो और बढ़िया है, नहीं तो जो भी लिख रहे हैं इसके नीचे मैंने कहा कि जैसे ये अंडरलाइन कर रहा है, जो रिक्त स्थान का जो शब्द है जहाँ आपको उत्तर लिखना है, ये तो पूरा प्रश्न हो गया, उत्तर आपके यहीं लिखना था तो इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आप जरूर करें। जैसे यहाँ अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों के नाम यहाँ पूछें तो आपको दोनों शहरों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है ताकि पता चले कि ये इसका उत्तर है। जैसे यहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब दूसरे जैसे अतिरिक्त उत्तरात्मक प्रश्न है, तो जैसे प्रश्न पूछा है तो आप सीधे उत्तर लिखें, उसकी बजाय थोड़ा सा ये लिख दें। जैसे प्रश्न था कि मित्र राष्ट्रों में शामिल देश कौन कौन से थे, कोई 3 देशों के नाम बताओ, तो आपको मित्र राष्ट्रों में शामिल देश इतना अगर लिख देना है। अगर इतना अगर लिख दोगे आप और उसके आगे फिर उसका उत्तर लिखोगे तो ये पूरा उत्तर माना जाएगा और इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप अगर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ लिख दोगे तो भी उत्तर तो मिल जाएंगे, प्रश्न के मतलब मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर 1 से 2 नंबर का सवाल है तो हो सकता है उसमें डेढ़ ही दे, एक ही दे। लेकिन अगर आप पूरा लिख देते हैं कि मित्र राष्ट्रों में शामिल देश और फिर इन देशों के नाम लिख देते हो तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी तरह से ये छोटे प्रश्न है जहाँ पॉइंट बन रहे हो तो वहाँ पॉइंट वाइज लिखें। जैसे सुरक्षा की अपराधिक धारणा के 2 पक्ष है, मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा, तो ये है। फुल फॉर्म की अगर बात आती है तो फुल फॉर्म जैसे BWC बायोलॉजिकल वेपन संधि है, तो अब इसमें फुल फॉर्म आप हिंदी में भी लिखें और इंग्लिश में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो अलग बात है, लेकिन आती है तो आपको इंग्लिश में भी फुल फॉर्म है वो जरूर लिखनी है। फिर जो भी जैसे ये है तो पॉइंट वाइज इसने लिखा हुआ है। जैसे भारत में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा, तो उसने विथ प्रूफ दिया है कि 1952 के चुनाव में 489 में से 364 सीटें मिली, 1957 में इतनी मिली, 62 में इतनी मिली। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। फिर जैसे ये बॉम्बे प्लान है, अब जैसे इस स्टूडेंट की
मैं एक आपको विशेषता बताता हूँ इस कॉपी की, कि जैसे ये स्टूडेंट का उत्तर है कि 1984 में बॉम्बे के उद्योगपतियों ने मिलकर नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए सहमति पत्र का प्रस्ताव रखा और जिसे बॉम्बे प्लान के नाम जाना जाता है। अब ये बॉम्बे प्लान की परिभाषा देखें तो ये गलत है, लेकिन नंबर इसको पूरे मिले हैं। कारण क्या है, इसने इस जो साल है वो गलत लिखा है, 1984 की जगह 1948 था, लेकिन एग्जामिनर ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि इसकी शुरुआत से ही कॉपी के जितने भी सवाल है वो सही हो रहे हैं। तो अगर आपके शुरुआती सवाल अच्छे हो रहे हैं तो छोटी मोटी अगर मिस्टेक होगी, हालांकि हो सकता है ये टेक्निकल मिस्टेक, मतलब उसके लिखने में उसके मन से वो 48 लिखना चाह रहा हो, लेकिन गलती से उसने 84 लिख दिया, यानी 48 की जगह 84 लिख दिया। लेकिन इस गलती को एग्जामिनर ने नकार दिया, क्योंकि इसने बाकी सब चीज़ें सही लिखी है। तो अगर आप भी अच्छी तरह से लिखते हैं तो छोटी मोटी गलती है वो आपकी छुप जाएगी। दूसरा, अगर आपको इस साल में कन्फ्यूजन है तो आप कोशिश करें कि इस साल को यहाँ लिखे ही नहीं, ताकि गलत संदेश नहीं जाए, क्योंकि ये नज़र इस पर गई नहीं, एग्जामिनर की नज़र गई होती तो उसके आधे नंबर मिलते, क्योंकि सन गलत लिखा है। लेकिन ये सही कॉपी थी, मतलब दूसरे सवाल सही थे, तो ये बेनिफिट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जैसे और मैं आपको बता दूं कुछ बड़े जो सवाल है उसमें आपको कैसे करना है। जैसे ये शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए किस तरह से उपयोगी थे, तो उसमें 2 पॉइंट थे, एक तो संसाधनों की दृष्टि से उपयोगी थे, एक सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से। तो आपको बिंदु वाइज, और जैसे ये बिंदु इसमें लिखा हुआ है, ये पेन जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, उत्तर में जो हेडिंग लिखी है इसने ब्लैक पेन से लिखी है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड करना है। जैसे यहाँ अंडरलाइन में करना है, कोई पॉइंट आप लिखना चाहते हो उसमें कर सकते हैं। और इसमें 2 नंबर का सवाल था, तो 1+1 2 नंबर इसको पूरे मिले हैं। इस तरह से भारत की गुणनिरपेक्षता की नीति में भारत का हित है, ये 2-2 पॉइंट शॉक थेरेपी है, तो ये भी पूरी परिभाषा इसने लिखी है। तो इस तरीके से परिभाषा है, जहाँ परिभाषा लिखनी है, जहाँ जिसके उदाहरण अगर कोई मिल रहा हो तो उदाहरण भी आप उसको विशेष रूप से लिख लें। तो इस तरीके से, और ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो पूछा है वही लिखना है। जैसे भारत पाक बीच में तनाव के 2 कारण लिखने हैं। अब आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, आप 10 नंबर के उत्तर के लायक आप अगर लिखना चाहे तो भी आपके पास मैटर है, लेकिन आप अगर 4 पेज में भी लिखेंगे तो आपको नंबर सिर्फ 2 ही मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर का है। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न जितने नंबर का है आपको उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है, इसका मतलब 2-3 लाइनों में आपको इसको पूरा करना है। जैसे कश्मीर विवाद है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद है, और उसके लिए 1947-48 में भारत पाक युद्ध भी हुआ, इसके बाद में भी युद्ध हुआ, अभी भी संघर्ष की घटनाएं जारी है। तो थोड़ा सा आप लिख लें, लेकिन पूरी शुरुआत जैसे 1947 से कबायली हमले से लेकर महाराजा हरि सिंह से लेकर के आज तक जो भी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए, अगर इतना लिखोगे तो भी नंबर आपको 1 ही मिलेगा। और पाक जो ये सिंधु जल नदी है, ये विवाद है, तो इसमें भी 1-2 लाइन में ही आपको लिखना है, सिंधु समझौता हुआ था और ये क्योटो प्रोटोकॉल है। तो जो भी आपके, मेरे कहने का मतलब है कि आप पॉइंट बना कर लिखें। जैसे भारत के स्वतंत्र होने के समय कुछ चुनौतियां थी, तो 3 चुनौतियां सीधी सी है, पार्ट की पहली लाइन में लिखी हुई है, 3 चुनौतियां थी, तो आपको सीधी 3 चुनौतियां लिखनी है। 1 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है, तो उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। तो कांग्रेस की सामाजिक विचारधारा के संगठन में ये जो भी प्रश्न है, अब जैसे ये ऑपरेशन फ्लड आ गया, तो इसमें आपको एक तो वर्गीस कुरियन का नाम अनिवार्य से लिखना है, श्वेत क्रांति का नाम आपको लिखना है, आनंद गांव गुजरात का ये भी इसमें आना चाहिए, कब शुरू हुआ ये भी आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया कि जो चीज़ ये एग्जामिनर को शो करवाना चाह रहा है, इसको पता है कि वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित जो वैज्ञानिक थे वो वर्गीस कुरियन थे, तो इन्होंने इस स्टूडेंट ने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड को वाइट रिवोल्यूशन, तो ये भी इसने ब्लैक पेन से लिखा या अंडरलाइन से किया। 1970 में हुआ आनंद, जो गुजरात का गांव था, वहाँ से शुरुआत हुई। तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप उसको अंडरलाइन कर लें, या ब्लैक पेन से आप मार्क कर लें, या उसको हेडलाइन ये कर दें हाईलाइट, तो आपके अच्छे से अच्छे पूरे के पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि इस स्टूडेंट के 80 में से 80 नंबर आए हैं। प्री पेपर्स है, तो प्री पेपर्स के बारे में पहले पार्ट में इसमें है क्या है, तो उसकी परिभाषा पूछी तो परिभाषा लिखनी है, और अगर 2 नंबर का सवाल है तो उसके बाद में 2 लाइन और इसको लिखनी है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो जिसने ये पॉइंट बना लिए, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य कोई नेता थे उनके नाम लिखने हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड से शुरू हुआ, आपने जो जैसे जो वृक्ष था जिसकी मांग हुई थी, तो वो भी आप अगर लिखना चाहते हो लिखें। समस्या क्या थी कि बाहरी लोगों को ठेका दिया जा रहा था, जबकि स्थानीय लोगों को काटने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो वो है वो सारी चीज़ें, क्या मांग थी उनकी। इस तरीके से आपको पॉइंट बना करके उत्तर लिखने हैं। इसमें भी जैसे सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो इसने एक एक पॉइंट बना करके और जो अंडरलाइन है इसको करके लिखा है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे बड़े सवाल है तो इसमें भी आपको ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी सवाल है या कोई भी सवाल अगर आपके है तो पॉइंट बना बना के लिखना है। जैसे ये प्रश्न है, कांग्रेस की पुनर्स्थापना, तो इंदिरा गांधी की पुनर्स्थापना हुई और क्या कारण रहे, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया, प्री पेपर्स की समाप्ति की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। ये तो हो गया 12वीं की परीक्षा का मॉडल पेपर। आप चाहें तो बोर्ड की साइड से ये मिलेगा, और जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ आपको सबसे लास्ट में समाप्त जरूर लिखना है। आप जब भी पेपर पूरा हो जाए 2 लाइनें खींचकर आप समाप्त लिख दें और पॉइंट वाइज उत्तर लिखें। इसी तरह से मैं 10वीं का एक उदाहरण आपको दे दूँ कि 10वीं में अगर आप मान लो है तो 10वीं की कॉपी में भी इस तरीके से ये रोल नंबर वगैरह, नाम, विषय वगैरह वो आपको लिखने हैं। मार्क्स इसके भी 80 में से पूरे 80 है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये एक बार निर्देश पढ़ लें। ये जो पहला प्रश्न इसमें अबसद लिखा हुआ तो आपको अबसद लिखना है, जो जो सही होंगे वो नंबर मिल जाएंगे। रिक्त स्थान है तो यहाँ भी इसने ब्लैक पेन से लिखा है, यहाँ भी ब्लैक पेन से लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है जैसे इसमें लिखा है मैंने 12वीं में बताया होगा वो सेम इसमें भी है। फुल फॉर्म की बात है तो आप फुल फॉर्म लिखनी है। और भी कोई चीज़ है जैसे मैंने कहा था चित्र, जैसे ये पुनर्चक्रण का है या चौथा जो प्रश्न है इसमें कोई चित्र पूछा हुआ है तो यहाँ आपको चित्र भी बनाना है और चित्र का नामांकन करना है। जैसे ये मैंने कहा, ये जैसे बीकर है, कैथोड है, एनोड है, या अम्ल का विलयन है वगैरह जो भी है, तो आप जहाँ चित्र की गुंजाइश हो वहाँ आप चित्र जरूर बनाएं। और धारा नियंत्रक, ये जैसे एक दूसरा मैं बता रहा था तुलना के रूप में, जैसे यहाँ प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जिसको एसी और डीसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इन दोनों में अंतर पूछा है तो आपको टेबल बना करके अंतर पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे पहला है कि विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जबकि इसमें दिशा नहीं बदलती है, धारा वही रहती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और इसकी आवृत्ति जो भी हर्ट्ज 0 हर्ट्ज होती है। इसके अलावा ये छोटा प्रश्न कोई है, बड़े प्रश्न है तो और जहाँ भी आपको डायग्राम की, नक्शे की कहीं भी कोई भी गुंजाइश बनती है आपको वहाँ, जैसे ये चित्र बनाना है, ये मेंढक चिपकली वगैरह, ये जो भी चित्र बनाया है, ये परिसंचरण तंत्र है, जिससे संबंधित अगर आपके कोई चित्र बन रहा है तो आप कोशिश करें कि वहाँ चित्र जरूर बनाएं। ये परितंत्र में उपभोक्ता या उत्पादक वगैरह इसको क्या कहते हैं, या इसके संबंध में भी अगर आप चित्र बनाना चाहें, या फूड वेब, खाद्य जाल वगैरह का चित्र, या ये एक प्रयोग दिया हुआ है, इस प्रयोग का जैसे लोहा धातु पर जो है भाप की क्रिया का चित्र बनाना है तो कोशिश करें पेंसिल से या ब्लैक पेन से चित्र बनाने। और आपके जो भी नामांकन है उसका नॉमेनक्लेचर है वो जरूर करना है कि ये स्टैंड है, ये बर्नर है, प्रकनली है, या जो भी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर जहाँ भी फॉर्मूले या जो भी समीकरण वगैरह बन रहा है, जैसे Fe2 होता है Fe3O3 यानी O4, फेरिक ऑक्साइड वगैरह, जो भी आयरन की जो जंग लगने की क्रिया है उसका अगर है तो वहाँ अगर आपके समीकरण वगैरह कोई है तो वो भी आप जरूर लिखें। एनोड कैथोड वाला ये चित्र है तो जैसे विज्ञान में जहाँ चित्र की गुंजाइश है वहाँ चित्र जरूर बनाए, उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उष्मा से भी या उष्मा शोषी जो अभिक्रिया हैं तो एक तो इसको परिभाषा लिखनी है और उसको अगर उदाहरण से आप और लिख देंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको अगर गर्म करेंगे चूने को तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इसी तरह से इसमें उष्मा है वो शोषी है जिसमें उष्मा ली जा रही है, किसी में उष्मा अगर पैदा हो रही है तो जैसे मीथेन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा और उष्मा निकलेगी। तो इस तरीके से समीकरण के द्वारा आप यानी उदाहरण के द्वारा अगर आप लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। अपने जो भी साथी है खास करके जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और जो इंपॉर्टेंट मैंने बातें बताई है उन पर एक बार गौर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बार आपको और बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सभी पार्टों के क्विक रिवीजन के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। और 12वीं के बाद में अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो विभिन्न सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं से संबंधित जो भी प्रश्न है वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से इस चैनल पर वीडियो बना करके डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।